हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे हमारा चल रहा था। कल तक हम एमसीक्यू पे बात कर रहे थे। आज हम पहले डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यूज पे। ठीक है, आज हमारा होने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। आपको पता है कि बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बंगाल के 3 शासक इम्पॉर्टेंट हैं, एक मुर्शिद कुली खां, एक अलीवर्दी खां और एक सिराजुद्दौला। और इसके साथ ही साथ प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों बंगाल से रिलेटेड है। प्लासी भी और बक्सर भी। बक्सर बिहार में हुआ था और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, दोनों युद्ध। तो ये युद्ध हम दोनों देखेंगे। इसके बीच में एक मनिहारी का युद्ध आएगा जो सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में लड़ा जाएगा। इसके बीच ही में आएगा हमारा ब्लैक होल घटना, जो एक 14 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा एक कमरा होगा जिसमें 146 अंग्रेजी सैनिकों को सिराजुद्दौला बंद कर देते हैं और अगले दिन मात्र 23 सेना जिंदा बचकर उस कमरे से बाहर निकलता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है आज और कल हम कर लेंगे एमसीक्यूज। तो चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा साफ से, मैं आशा करता हूँ कि साफ साफ दिख रहा होगा आपको। बंगाल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि बंगाल का क्षेत्र है किधर। तो थोड़ा हम चलेंगे मैप पे। जिन बच्चों को नहीं पता बंगाल उस समय कहाँ था, आज हम उसको बता दे रहे हैं। ये बात कभी भी भूलिएगा मत कि उस समय बंगाल का क्षेत्र कैसा था। तो ये जो बंगाल का क्षेत्र था, ये उड़ीसा से लेकर झारखंड, बिहार का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र हमारा बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र बंगाल का था। उस समय बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करते हैं धार्मिक मुद्दे पे, तो क्या करते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में तोड़ देते हैं। लेकिन हम 1905 में अभी है नहीं, हम 1717 के पास में है, यानी 18वीं शताब्दी में। वो 20वीं शताब्दी में घटना हो रही थी। अभी बंगाल की राजधानी ढाका है। ये बंगाल की राजधानी ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, लेकिन पहले बंगाल ये पूरा क्षेत्र था। 1905 में अलग हुआ था। 1911 में क्या हुआ था, बिहार अलग हुआ था बंगाल से और उसमें उड़ीसा भी शामिल था। उड़ीसा अलग हुआ 1936 में और झारखंड अलग हुआ 2000 में। वर्तमान में ये छोटा सा बिहार बचा, ये झारखंड और ये उड़ीसा, और बंगाल से बिहार अलग हो गया था कब, 1912 में। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये पूरा पहले बंगाल था। मुर्शिद कुली खां जब गद्दी पर बैठाए जाते हैं मुगल बादशाह के द्वारा, तो वो मुर्शिद कुली खां बंगाल की राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर देंगे। तो इसी के बारे में अब हम चलते हैं, पूरी कहानी हम लोग देखेंगे। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकेगा उस पर जिक्र करेंगे और जितना हो सकेगा डिटेल में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारा बंगाल। ये हमारा बंगाल का जो मुगल सम्राट था, उसने स्वतंत्र रूप से बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां नियुक्त हुए थे। अब ये जो शब्द है ना नियुक्त, एक होता है नियुक्त, एक होता है मनोनीत, एक होता है चयनित और एक होता है निर्वाचित। ये पॉलिटी का 4 शब्द है जिसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है। नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत और चयनित, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे नियुक्त हो रहा है। नियुक्त मतलब राजा अपने मन से किसी को भी चुन लेगा। जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, अपने मन से ना कोई एक राज्यपाल चुना जाता है। तो मुर्शिद कुली खां को चुना गया था और मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल 10 वर्षों का था, 1717 से 1727। अब इन 10 वर्षों में मुर्शिद कुली खां पहला काम क्या करते हैं कि बंगाल की जो राजधानी थी ढाका, इसको बदल के मकसूदाबाद कर देते हैं और मकसूदाबाद का नाम अपने नाम पे ही रखते हैं जिसका नाम होता है मुर्शिदाबाद। और इसने इजारा व्यवस्था आरंभ की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल के उस शासक का नाम बताइए जिसने इजारा व्यवस्था लागू किया था। तो और कोई नहीं थे, मुर्शिद कुली खां थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बंगाल में स्वतंत्र नवाब कौन था पहला, तो ये भी होंगे मुर्शिद कुली खां। आगे, अब मुर्शिद कुली खां के बाद मुर्शिद कुली खां का कोई बेटा होता नहीं है। तो नहीं होता है तो मुर्शिद कुली खां का एक दामाद होता है जिसका नाम होता है शुजाउद्दीन। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया है, हम ये सारी बातें करते चले जाएंगे। शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठेंगे और ये रहेंगे 1717 से लेके 1739 तक, क्योंकि ये मुर्शिद कुली खां के दामाद हैं। और इसके बाद 1739 के बाद शुजाउद्दीन का एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा सरफराज।
तो सरफराज आएंगे और ये 1 साल के लिए 1739 से लेके 40 तक ये सरफराज गद्दी पर रहेंगे। और इसी दौरान क्या होता है कि अलीवर्दी खां आते हैं और अलीवर्दी खां सरफराज की हत्या कर देंगे। और अलीवर्दी खां क्या करेंगे, मुगल बादशाह को क्या करेंगे, 2 करोड़ रुपया देंगे कि अब हम क्या होते हैं, बंगाल का नवाब हम बनते हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं और समय समय पे आपको हम पैसा देते रहेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे बैठेगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिखा दिया अलीवर्दी खां 40 से लेके 56। तो मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां के बीच में 2 शासक और आएंगे, एक होंगे सुजाउद्दीन जो मुर्शिद कुली खां के दामाद हैं और एक होंगे सरफराज जो सुजाउद्दीन के पुत्र है। सरफराज की हत्या कर देंगे अलीवर्दी खां और अलीवर्दी खां गद्दी पर 1740 में बैठेंगे। जब अलीवर्दी खां बैठते हैं तो मुगल बादशाह को ये देते हैं 2 करोड़ रुपया और कहते हैं अब बंगाल हमारे हवाले कर दीजिए, हम बंगाल की देख रेख करेंगे। लेकिन ये नाम मात्र का मुगल बादशाह के अधीन था। ये शुरू में बस हर्जाना दिया था 2 करोड़, उसके बाद 16 वर्षों तक मुगल बादशाह को ये 1 भी रुपया नहीं दिया। यानी ये नाम मात्र का ऐसा मुगल बंगाल का नवाब है जो मुगल बादशाह के अधीन था। अब चलते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। जिस तरीके से हम देखें मुर्शिद कुली खां के बारे में कि इनका कोई बेटा नहीं है, इनका भी कोई बेटा नहीं होता। अलीवर्दी खां की 3 बेटी होती है, एक का शादी कर दिया जाता है ढाका में, दूसरा का शादी कर दिया जाता है पूर्णिया में और तीसरा का शादी कर दिया जाता है पटना में। 3 जगह तीनों बेटी की शादी कर दिए। अब जो छोटी बेटी थी जिसका विवाह पटना में हुआ था, उससे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला और वही गद्दी पर बैठता है। और जब वो गद्दी पर बैठता है तो उस समय इसके 3 प्रतिद्वंदी थे सिराजुद्दौला के। पहले था अंग्रेज, दूसरा था घसीटी बेगम जो उनकी मौसी है और तीसरा था शौकत जंग यानी पूर्णिया का शासक। ठीक है, ये 3 थे। शौकत जंग से मनिहारी का युद्ध होता है, किसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में और और इसके बीच में शौकत जंग के बीच में मनिहारी का युद्ध। और मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग हार जाता है। तो शौकत जंग को मार कर शौकत जंग की कहानी साफ। तो शौकत जंग हट गया। अब सिराजुद्दौला भिड़ेंगे अंग्रेज से। तो सिराजुद्दौला भी नहीं आया है तो हम अलीवर्दी खां के पास रहते हैं। अलीवर्दी खां कौन है, तो अलीवर्दी खां सरफराज की हत्या करके गद्दी पर बैठा है और मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया दिया है हर्जाने के रूप में कि मैं अब बंगाल का नवाब रहूंगा। अलीवर्दी खां 16 वर्षों तक शासक रहता है और नाम मात्र का मुगल बादशाह के अधीन था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के उस नवाब का नाम बताइए जो नाम मात्र का मुगल बादशाह का अधीन था, तो वो होगा अलीवर्दी खां। यूरोपियों की तुलना अलीवर्दी खां ने मधुमक्खी के छत्त से की थी। अलीवर्दी खां यूरोपीय के बारे में यानी अंग्रेज के बारे में कहना चाहते थे कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते हैं, अगर इसको छेड़ा नहीं जाए ना तो ये शहद देंगे और अगर इसको छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार देंगे। और यही बात यहाँ कहा गया है कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगे, यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट के मार डालेंगे। कौन, यूरोपीय। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसका बयान है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसकी मृत्यु के बाद यानी अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दोहित्र मतलब होता है कौन, तो बेटी का जो पुत्र होता है यानी नाती, उसे कहते हैं दोहित्र। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद दोहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला कब उत्तराधिकारी बनता है, तो अलीवर्दी खां की मौत होती है 1756 में और सिराजुद्दौला यहीं पे गद्दी पर बैठेगा और 1757 तक ही बेचारा रहेगा, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध होगा और सिराजुद्दौला उसमें मारा जाएगा, बेचारा धोखे से बेचारा मारा जाता है। ठीक है, अब एक सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। बात थोड़ा समझना, हुआ था क्या, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। अब सप्तवर्षीय युद्ध के कारण फ्रांसीसी अपना किलाबंदी कर रहे थे, अंग्रेज अपना किलाबंदी कर रहे थे। अंग्रेज क्या किए, कोलकाता को घेरना शुरू कर दिए। कोलकाता चूंकि बंगाल में है। अब सिराजुद्दौला क्या कहेंगे दोनों से, फ्रांसीसी से भी और अंग्रेज से भी, कि किलाबंदी करना बंद कर दीजिए। फ्रांसीसी मान जाएंगे, किलाबंदी करना छोड़ देंगे, घेराबंदी। अंग्रेज नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो सिराजुद्दौला कोलकाता पहुंच जाते हैं अपनी सेना को लेकर और जितनी भी सेना थी उसको पकड़ लेते हैं। और जो सेना भाग गई थी वो भागकर फुलटा द्वीप भाग गई थी।
ठीक है। अब सेना को पकड़कर सिराजुद्दौला 146 सेना थे, आगे आपको दिखेगा, देखिए 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक्चुअल में सिराजुद्दौला को ही पता नहीं था कि वो कमरा कितना बड़ा है, वो कारावास, और कारावास की लंबाई 8 फीट, 18 फीट और 14 फीट, यानी 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा। अब इस कमरे में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया है। कब बंद कर दिया गया? 20 जून को। 15 जून को वो सेना लेकर निकला था सिराजुद्दौला, 20 जून को वो कोलकाता को घेर लिया, और क्या किया, इतना सेना को एक कमरे में, लेंथ वाली कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब 21 जून को कमरा खोला जाता है तो मात्र 23 सैनिक बचे रहते हैं, बाकी सारे की सारी सेना का देहांत हो चुका होता है। ये घटना क्या कहलाती है इतिहास में? ब्लैक होल ट्रेजेडी। वो ब्लैक होल नहीं, सौर मंडल वाला, ये ब्लैक होल सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना किस बंगाल के किस नवाब के समय में घटी थी? तो सिराजुद्दौला के समय में। अब चलते हैं, अब जिंदा कितने बचे? मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचा। उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? उस ब्लैक होल की घटना ये कहलाती है, और उसमें से एक जिंदा व्यक्ति बचा था जिसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल का जिक्र आपको मिलेगा, यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी एक पुस्तक थी, उसकी एक पुस्तक थी सियार उल मुतखैरीन, इसमें इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं किया। ये जानना भी नहीं चाह रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ ये घटना, लेकिन इसी में एक व्यक्ति था हॉलवेल। हॉलवेल क्या करता है? अंग्रेजों को ये सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और हम जिंदा बच के चले आए। जब ये बात होती है तो अब क्या होगा? उस समय नवाब थे, बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में बनते हैं नवाब, 1760 तक ये बैठे रहते हैं गद्दी पर, ठीक है। और इसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव आएंगे, और रॉबर्ट क्लाइव फिर आएंगे 1757 से 60, और उसके बाद फिर 60 में आएंगे और 65 तक रहेंगे। ये रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है। बंगाल के पहले गवर्नर जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही बैटल ऑफ प्लासी की घटना हुई है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है भारतवर्ष का ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757। ब्लैक होल की घटना कब हुई है? तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई है। रिलेट करते हम लोग चलेंगे, बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा प्लासी का युद्ध है और यहाँ पे हमारा ब्लैक होल की घटना है। तो जस्ट 1 साल पहले ब्लैक होल की घटना हुई, अगले साल क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी की घटना हुई थी। बंगाल में क्या नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश की नींव पड़ी थी। अब एक बात समझना, इतना आसान नहीं था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देना, कोई भी हरा नहीं सकता था। अब घटना हुआ था क्या कि बंगाल का जो सिराजुद्दौला था उसका एक मंत्री था, प्रधानमंत्री, जिसे कहते हैं मीर जाफर। मीर जाफर क्या किया था? मीर जाफर को अंग्रेज अपने तरफ मिला लिया, ठीक है। और सिराजुद्दौला को ये बात पता नहीं था। जब बैटल ऑफ प्लासी की घटना होती है तो मीर जाफर तो अंग्रेजों की तरफ से था। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला भागने लगा, और सिराजुद्दौला भागकर मुंगेर पहुंच जाता है। तो मीर जाफर का एक पुत्र था जिसका नाम था मिरन। मिरन क्या किया? मिरन का एक आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद बेग। मिरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और प्लासी का युद्ध तुरंत खत्म हो गया, और प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा, जो बात हम बोल रहे हैं सिराजुद्दौला, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप मिस किए ना तो एक शासक आएगा, वो शासक अवध का नवाब होगा जिसका नाम होगा शुजा-उद-दौला, और ये शुजा-उद-दौला जो है ये अवध का नवाब है। तो ये बातें ध्यान देने वाली बात है। और ये जो है ये बंगाल का नवाब है। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पहले ही बैटल ऑफ प्लासी में मर गए हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन मैं फिर से दूर कर रहा हूं कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का नाती था, और ये क्या करता है? शौकत जंग से मनिहारी का युद्ध लड़ता है 1756 में। ये बात याद रखिएगा, मनिहारी का युद्ध पूछा गया है, किसके किसके बीच हुआ था? तो मनिहारी का युद्ध पूर्णिया का शासक शौकत जंग और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में
1756 में संपन्न हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला जीत गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारे जाते हैं। और क्यों मारे जाते हैं? तो मीर जाफर जो इसका सेनापति था वही इसको धोखा दे दिया था। और अंग्रेज बोले थे मीर जाफर को कि अगर मैं जीत गया तो आपको मैं गद्दी दे दूंगा। ये जब ऐसा स्थिति होता है ना कि फूट डालो और शासन करो की नीति, और ये हर जगह एप्लीकेबल होती है और ये काम भी कर जा रहा है, इतिहास से ये काम करता जा रहा है और अभी तक ये निरंतर करता जा रहा है। लोगों को लगता है कि बाहरी आदमी हमारे फैमिली में आकर हमारी फैमिली को सुधारेगा और हमारा फ़ायदा करवाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपके फैमिली को तोड़ा जाएगा, बर्बाद किया जाएगा और बाद में आपको भी बर्बाद कर दिया जाएगा। और मीर जाफर के साथ यही होता है। मीर जाफर को गद्दी दिया जाता है। मीर जाफर योग्य शासक नहीं था। अरे जो जिस लायक रहेगा उसको वही लायक ना छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए सिराजुद्दौला उसको अपना सेनापति बना के रखा था। ये बहुत बड़ी बात है। बाद में अंग्रेज उसको हटा के उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी देते हैं। लेकिन जब मीर कासिम होशियार था, जब मीर कासिम बगावत करता है ना, मीर कासिम क्या करता है, बंगाल का राजधानी अभी मुर्शिदाबाद है, ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था अलीवर्दी खां। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर देगा कौन? मीर कासिम। और ये बात अंग्रेजों को बुरा लग जाएगा। अंग्रेज फिर से मीर कासिम को हटा देंगे और फिर ही बेवकूफ़ मीर जाफर को गद्दी पर बैठा देंगे। और मीर कासिम को इस बात का बुरा लग गया। मीर कासिम जाते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बढ़िया समझिएगा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। और उसी समय शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह जो था वो भी अवध में ही था। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हो गए, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हो गया और बंगाल का नवाब हो गया मीर कासिम। तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ना शुरू करते, रणनीति बनाते अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और यही युद्ध कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। और बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो युद्ध भी ये लोग हार जाते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर ये साबित कर देता है कि अब अंग्रेज पूरे भारत पे शासन करने के लिए तैयार है, क्योंकि मुगल बादशाह हार गया, बंगाल का नवाब हार गया और अवध का जो शासक था शुजाउद्दौला थोड़ा सा मजबूत, वो भी हार गया। अब होगा इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त 1765 को एक इलाहाबाद की संधि होगी और 16 अगस्त 1765 को दूसरी इलाहाबाद की संधि होगी। और दोनों इलाहाबाद की संधि में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र चल जाएगा अंग्रेज के पास। और वहाँ ये क्या करेंगे? रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और धीरे 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 बंगाल को इतना ज़्यादा चूस लिया जाता है, इतना हालत खराब हो जाता है बंगाल का कि दरिद्रता में गुजरने लगता है बंगाल। ठीक है। तो ये सारी घटनाओं का जिक्र हम इसमें करते चले जाएंगे। हम कहाँ तक पहुँचे थे? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, वर्तमान नाम प्लासी। इस युद्ध का बंगाल के राज्य के नदी भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है ना कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, पूछा जाएगा बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। अच्छा, पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हराया था। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। हमसे तो ये पूछा गया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किस तट पर हराया था। तट मतलब पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट की दक्षिणी तट, इस तरीके से क्वेश्चन किया गया था। बस आप इतना ही बता देना कि हर्षवर्धन हारा था पुलकेशिन द्वितीय से, चोल शासक था, वो किस नदी के किनारे हर्षवर्धन हारा था। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ है वो भागीरथी नदी के किनारे हुआ है। भागीरथी नदी हुगली की सहायक नदी है और हुगली नदी गंगा से निकलती है। ये सारी बातें अगर रिलेट करके चलिएगा तो याद भी रहेगा और चीज़ें आपको रिकॉल भी होती चली जाएगी। आगे चलते हैं। लाइक कर दीजिएगा नहीं किए हैं तो, और फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये क्लास ऐसी चले, सही चल रहा है। आगे चलते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करता है। क्लाइव गवर्नर पद पर 1757 से 60 तक रहा और 65 से 67 तक रहा था। याद रखिएगा, 57 से 60 और 65 से 67। शायद हम पिछले बार में थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। ये वाली घटना यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे मैं मिस किया था। ये 65 से दोबारा आएंगे और 67 तक रहेंगे। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई थी ऊपर नीचे। बहुत सारी बातें होती है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल ये था। कब से कब समझना, ये कार्यकाल के समय बैटल ऑफ प्लासी घटना हुआ है 1757 में, यानी रॉबर्ट क्लाइव था। अब देखना, इसके बाद 1765 से 67 और इसमें होगा 64, बक्सर का युद्ध होगा 1764। तो अगर पूछ ले बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर, ना कि बंगाल का नवाब। बढ़िया से बात समझना, कंफ्यूज मत करना। बंगाल का नवाब
अलग होता था, बंगाल का गवर्नर अंग्रेज अधिकारी होते थे। तो जो बंगाल के गवर्नर थे वो बेंसी टाट थे, और बंगाल का बक्सर के युद्ध के समय अगर पूछे नवाब कौन था तो वो मीर कासिम ही था जो युद्ध करने चला गया था बक्सर का। ठीक है, तो ये सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान आप लोग देना। चलते हैं, गवर्नर के पद पे रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल ये था। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि के बारे में हम बात किए थे कि जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है, बक्सर का युद्ध जो होता है वो गंगा और बक्सर नदी, जो हमारी गंगा नदी और कर्मनासा नदी है, बक्सर का क्षेत्र बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र में यूपी से सीमा लगाता है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ठीक है, यहाँ पे हुआ था लड़ाई। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब जो हमारे मीर कासिम थे, तीनों हार गए थे। तो मीर कासिम तो गया था भाग, ठीक है, बचे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दोनों के साथ एक संधि की गई जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई है, 2 डेट में हुई है। एक हुआ है 12 अगस्त को 1765 और एक हुआ है 16 अगस्त को 1765। तो ये दोनों संधि याद रखिएगा। पहली संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ, दूसरा संधि हुआ था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इस दौरान उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला जो सेना था, सेना को जो नेतृत्व कर रहा था, लीड कर रहे थे, वो हेक्टर मुनरो थे। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को लीड करने वाले कौन थे अंग्रेजों की तरफ से, तो हेक्टर मुनरो थे। और इधर से तो आप तीनों शासक के बारे में मैं तो 3 बार बता चुका, और कितनी बार बताऊं। अब इलाहाबाद की संधि शायद हमको आगे भी मिलेगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है, मैं डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। अंग्रेजी सेना एक विद्रोह भी होता है, श्वेत विद्रोह, और ये अंग्रेजी लोग ने ही किया था, अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए ऐसा हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल का सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना कर दी गई थी। अब एक व्यक्ति हैं विलियम पीट कहना चाह रहे हैं कि जब से, यानी 1765 से रॉबर्ट क्लाइव के समय ही बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में गया 1765 में, जो इलाहाबाद की संधि हुई, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो अंग्रेजों को मिल गई, बंगाल को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया कि इसे लुटेरा कहा जाने लगा अंग्रेजों को। विलियम पीट का कहना था कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ उत्पन्न सेना नायक है। विलियम पीट कह रहे थे रॉबर्ट क्लाइव को कि रॉबर्ट क्लाइव एक सेना नायक है जो स्वर्ग से उतरा है। भाई, ऐसी बातें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कही जा रही थी। अब हम आगे बात करते, थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। फिर से अलीवर्दी खां आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अलीवर्दी खां आ गया तो फिर से हम अलीवर्दी खां के बारे में जिक्र करेंगे। चलते हैं अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में कौन था, तो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। यानी अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का अगर कोई नवाब सबसे योग्य था तो वो था मीर कासिम। एक क्वेश्चन और पूछेगा अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में बनाया गया प्रथम नवाब कौन था, तो मीर जाफर था जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। लेकिन सबसे योग्य शासक अगर पूछा, बंगाल का सबसे योग्य शासक, तो वो अलीवर्दी खां थे। उसके बाद अगर कोई योग्य शासक बना है तो वो बना है मीर कासिम। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट है कि अलीवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी हुए उसके बाद बंगाल में, उसके बाद जो शासक सबसे योग्य हुआ वो हुआ मीर कासिम। और मीर कासिम का कार्यकाल 1760 से 1763 तक था। और इसी के बाद तो बक्सर के युद्ध में ये भाग लेंगे। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपना योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। आगे हम अलीवर्दी खां के बारे में और मीर कासिम के बारे में बात करें। वो अपनी राजधानी क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की थी। तो मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां के नाम पे ही रखा गया था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि उस शासक मुगल नवाब का नाम बताइए, बंगाल के नवाब का, जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। तो वो मीर कासिम साहब हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
स्वतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र के वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप अधिक ना कर सके। मीर कासिम इतना अच्छा व्यक्ति था, और जितने भी सज्जन लोग होते हैं वो चाहते हैं ये जो उठा पटक का चीज़ है, शोरगुल हल्ला गुल्ला, ये सारी भी क्रूतियाँ, इससे हम दूर रहें। तो मीर कासिम भी यही चाहता था कि हम क्या करें, ये जो अंग्रेज का षड्यंत्र चल रहा है ना, जो कलकत्ता में और मुर्शिदाबाद में, हम इससे दूर चले जाएं। तो ये क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर लेकर चले गए। और जब ये बात ऐसा किए, अंग्रेजों को बुरा लग गया, दिल पर ले लिए बेचारे। अब जब दिल पर ले लिए तो ये ऐलान कर दिए कि अब बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं रहा, बल्कि मीर जाफर बन गया। तो बंगाल का नवाब 2 बार बना है मीर जाफर। एक तो बना है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद, और रहा था 1760 तक, ठीक है। उसके बाद फिर 1763 में बना है फिर से मीर जाफर, और 63 के बाद जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज फिर से जीते, तो जीतने के बाद बक्सर के युद्ध में फिर से मीर जाफर को गद्दी दे दिया गया। तो बंगाल के 2 बार नवाब बनने वाले जो हैं वो है मीर जाफर। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं मीर कासिम की। कंफ्यूज नहीं होना है, मीर जाफर मीर कासिम। मीर जाफर सिराजुद्दौला के बाद बनने वाला मुगल नवाब, बंगाल का नवाब है। मीर जाफर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में बनाया गया प्रथम नवाब है। मीर जाफर योग्य नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को 1760 में हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी दे दी। लेकिन मीर कासिम ने उस गद्दी का दुरुपयोग किया अंग्रेजों के अनुसार, जबकि वो सही काम किया था। और वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, जो बंगाल की राजधानी थी, उसे हटाकर मुंगेर लेकर चला गया। और ये जो टैक्स चल रहा था ना, टैक्स का सिस्टम, ये मीर कासिम सब पर टैक्स लगा दिया था, सबको टैक्स फ्री कर दिया कि बंगाल में सब व्यापार फ्री में करेंगे, क्योंकि अंग्रेज उस समय टैक्स नहीं देना चाह रहे थे। तो ये मीर कासिम कहा, अगर तुम नहीं दोगे तो किसी से टैक्स नहीं लेंगे, सब फ्री में करेगा। अब इस बात से भी अंग्रेज नाराज हो गए। तो फिर अंग्रेज क्या किए, मीर कासिम को हटा दिए और उसके ससुर जो थे मीर जाफर, फिर से उसको गद्दी दे दिए। अब ये बात का बुरा लग गया मीर कासिम को, और मीर कासिम चला गया अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास, और उसी समय पहुंचे हुए थे शाह आलम द्वितीय। तीनों ने मिलकर रणनीति बनाई कि हम अंग्रेजों को हरा देंगे, और उसी रणनीति में युद्ध हुआ बक्सर का, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर भी बिहार में हुआ है। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में गंगा नदी और कर्मनासा नदी के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है, बक्सर का क्षेत्र। अच्छा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आप सुने होंगे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ है, यहीं पे हुआ था, ठीक है ना। तो ये युद्ध के बारे में थोड़ा रिकॉल करते रहना। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुआ था, है ना। एक तो हुआ था चौसा का युद्ध, और एक हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध बिहार में ही लड़ा गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी सासाराम के थे, बिहार के थे, ठीक है। आगे चलते हैं। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे और तोड़ेदार बंदूकों का बनाने की व्यवस्था की। मीर कासिम जिस तरीके से अंग्रेज से लड़ने के लिए तोप और ये सब बना रहा है ना, उसी तरीके से बाबू कुबरसी, जो जगदीशपुर के राजा थे, वो जानते थे कि 1857 ईस्वी में 80 साल का एक बुजुर्ग अंग्रेजों को पानी पिला दिया था और मरते दम तक अंग्रेज को पराजित किए थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने किले में तोप खाना बनवाया था। ये भी बात आप रिकॉल करते रहिएगा। तोप से बात हुआ है तो ये भी बात याद कर लीजिए कि बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल पानीपत में किया था, ठीक है ना। बाबर ने सबसे पहले भारत में बारूद का इस्तेमाल किया था पानीपत के युद्ध में। उसके 2 तोपची थे, एक उस्ताद अली कुली थे और एक मुस्तफ़ा थे। ये सारी बातें रिकॉल करते चलते हैं, यहाँ तोप की बात आ गई थी। तो इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील था। बोले ना, मीर कासिम काफ़ी योग्य शासक था। अगर अलीवर्दी खां के बाद कोई शासक बंगाल में नवाब बना था तो वो था मीर कासिम। वो चाहता था कि बंगाल की स्थिति को हम सुधार दें। इसके अतिरिक्त मीर कासिम ने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों का गबन किया गया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए थे, कुछ नए कर भी उनसे लिए गए। यानी मीर कासिम को जब पता चला कि ये सारा का सारा आदमी चोर है, करप्शन कर रहा है, तो उसको क्या किया, उसको रियासत में लिया गया, उस पर लगाया गया जुर्माना कि आप भाई जुर्माना भरिएगा, आपने ये किया था। उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए कर लगाए गए। अब आता है 22 अक्टूबर 1764 और यहाँ पे होगा हमारा बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। किस नदी के किनारे हुआ था बक्सर का युद्ध, मैं बता चुका हूँ। मैं आपसे पूछा था कि हर्षवर्धन ने को पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हराया था, तो उसका आंसर आप कमेंट में करना मत भूलना।
अब 1764 में बक्सर के युद्ध में कौन कौन है तो मैं पहले बात कर चुका था। मीर कासिम कौन है? बंगाल के नवाब। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, ना कि सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, बेचारा मर गया। मीर जाफर का पुत्र मीरन के कहने पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला को मार दिया। तथा दिल्ली का मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। तो पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था, और बक्सर के युद्ध के समय हमारा बंगाल का नवाब कौन था। अब फिर से मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार कंफ्यूज करते हैं, उसे याद नहीं कर पाते हैं। बक्सर के युद्ध से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बक्सर युद्ध, अब जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं बात करता हूँ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय अगर पूछे बंगाल का नवाब, अगर ये बात बोले नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम थे, क्योंकि यही युद्ध कर रहे हैं ना, तो ये थे। इसके बाद पूछेगा अवध का नवाब, तो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, मैं थोड़ा पेंसिल को और छोटा कर देता हूं, इसके बाद पूछा जाएगा मुगल बादशाह कौन थे बक्सर के युद्ध के समय? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। इसके बाद पूछा जाएगा, इसके बाद अभी छूटना नहीं है, बंगाल का गवर्नर पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था इस समय। ये तो नवाब है ना सर, बंगाल का गवर्नर पूछा जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर थे बेंसीटार्ट। ठीक है, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएगी बक्सर के युद्ध से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। अच्छे से समझिएगा, हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और विपरीत से कौन थे? तो अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, तीनों एक तरफ थे, हेक्टर मुनरो एक तरफ था। ये तीनों हार जाते हैं और ये जीत जाता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। इतनी सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसके हाथ में था? हेक्टर मुनरो के हाथ में था। आगे चलते हैं। इस युद्ध के समय बेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था। तो जो बातें मैं आपको बता रहा था, ये बातें सारी आ रही है, याद करके रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। बंगाल अच्छे से मैं बता दे रहा हूं पूरा का पूरा। ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखे होंगे, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। इस युद्ध के परिणाम प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दिया। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, जिसमें अंग्रेज जीते थे, सिराजुद्दौला हारा था, ये युद्ध और क्लियर कर दिया कि अब अंग्रेज किसी से भी हारने वाले नहीं थे, क्योंकि तीनों के तीनों संयुक्त सेना हार जाती है, हेक्टर मुनरो सबको हरा देते हैं। भारत में अब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा और कोई दूसरा ताकत ऐसा नहीं था जो उसको हरा सके, क्योंकि मुगल बादशाह तो हार ही गया। बंगाल जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो हार ही गया, अवध का क्षेत्र जो आता था वो हार ही गया। अब कौन हराएगा भाई मुगल को? कोई नहीं हरा सकता मुगल को, उसको, अंग्रेज को। अब अंग्रेज सत्ताधारी हो गए। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, संधि का जिक्र यहाँ पे होगा। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। अब दिल्ली में अंग्रेज घुस सकते हैं, क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तो हार ही गया है। बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर आ गया ना। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, बेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था, और युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ठीक। दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। इलाहाबाद की संधि हुई है, यह दूसरी संधि पहले दे दिया है। और दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765। शाह आलम द्वितीय के साथ नहीं होगा, यह अवध के नवाब के साथ होगा। के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया।
शाह आलम द्वितीय को पकड़ के इलाहाबाद में रख दिया गया था 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र था वो नवाब के लिए छोड़ दिया गया। नवाब मतलब अवध के नवाब शुजा उदौला शाह आलम को मिला, यानी अवध का जो नवाब था, अवध का जो नवाब शुजा उदौला से अवध ले लिया गया, इलाहाबाद ले लिया गया और कड़ा का क्षेत्र, 2 क्षेत्र ले लिया गया। और ये दोनों का क्षेत्र कड़ा और इलाहाबाद दे दिया गया किसको? शाह आलम द्वितीय को। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब को छोड़ दिए गए थे वो शाह आलम द्वितीय को मिल गए। 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। यानी 12 अगस्त को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। और इस संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से छीनकर इनको दे दिया गया और बदले में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। टैक्स आप अंग्रेज वसूल सकता है। और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी वो हुआ था अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर थे। तो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल फिर से आता है ना, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव फिर से आएंगे और 1767 तक रहेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल के गवर्नर है जिस समय इलाहाबाद की संधि हो रही है। अच्छे से समझिएगा, हर एक छोटी छोटी बातों पे नोटिस करिएगा और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आगे, इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। फिर से बढ़िया समझिएगा, बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के समय में। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान चुने। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इलाहाबाद की संधि हुई और 2 भाग में बांटा गया तो अब 2 दीवान रखा गया कि एक दीवान रहेगा बंगाल में और दूसरा दीवान रहेगा बिहार में। बंगाल का दीवान कौन था? तो मुहम्मद रजा खां को बंगाल का दीवान बनाया गया और बिहार का दीवान किसे बना गया? राजा सिताब राय को। तो बहुत बार पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के समय इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार का नवाब दीवानी किसे घोषित की गई थी? तो पहले दीवान बिहार के बने थे राजा सिताब राय, ठीक है, और बंगाल के बने थे मुहम्मद रजा खां। आगे, शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं में गुजरा। हमेशा बेचारा विपत्ति में गया और उसे अंधा कर दिया गया और अंधा करके शाह आलम द्वितीय को मार दिया गया। शाह आलम द्वितीय के बाद आते हैं, दिल्ली में अंग्रेज का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, ये क्या हो गए? अंग्रेजों के पेंशन पर पलने लगे। अंग्रेज क्या करते थे? इनको पेंशन देते थे तब ये चलते थे। अब मुगल बादशाह धीरे धीरे करके सिमटने लगा। औरंगजेब जब तक था 1707 तक, अंग्रेज औरंगजेब के सामने एक शब्द नहीं उठा सकता था, क्योंकि औरंगजेब भारत का ही नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जितने भी क्षेत्र देख रहे हो सब पे वो राज्य कर रहे थे। औरंगजेब एक शासक था, कट्टर शासक था और हिंदुओं के प्रति उसकी एकदम पूरी कट्टरता थी, ठीक है। अंग्रेज एकदम हुकारते नहीं थे औरंगजेब के सामने। लेकिन औरंगजेब जैसे उसकी मृत्यु हुई, मुगल बादशाह समटते दिल्ली के लाल किला तक ही सीमित रह गया। दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली के लाल किला तक। स्थिति इतनी खराब हो गई ना कि अपनी सेना को वेतन देने के लिए सामान घर से बेचा जाने लगा, संभाल नहीं पा रहे थे स्थिति। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। सिलहट का क्षेत्र कहाँ है? तो सिलहट बांग्लादेश के क्षेत्र में आता है। अब होता क्या, 1765 की ऐसी घटना होती है, बांग्लादेश तो बंगाल के क्षेत्र में ही आ रहा है क्योंकि ढाका उस समय राजधानी थी, ठीक है। सिलहट का क्षेत्र आ गया इसके कब्जे में। अब अंग्रेज क्या करेंगे कि सिलहट से लेकर यानी बांग्लादेश से लेकर मेघालय तक के क्षेत्र में एक रास्ता बनाना चाहेंगे। और मेघालय में आप जानते हो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और ये पहाड़ियां किसके नाम पर है? तो वहाँ की जनजाति के नाम पर। अब जो जयंतिया और गारो का क्षेत्र है वहाँ पे ये ट्रेन का व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसमें एक जाति खड़ी होती है, खासी जाति, और खासी जाति अंग्रेजों के समय विद्रोह कर देती है। अब ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन किया गया है। कहा गया है क्या? बर्मा युद्ध के बाद, बर्मा किसे कहा जाता था? बर्मा किसका पुराना नाम था? तो याद होगा बर्मा किसका पुराना नाम है, किस देश का पुराना नाम बर्मा, इससे आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है, कि किस देश का पुराना नाम बर्मा है, ठीक है। बर्मा से अंग्रेजों का युद्ध चला और युद्ध के बाद सिलहट से जयंतिया तथा गारो पहाड़ियों के बीच को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण किया गया। तो जयंतिया पहाड़ी और गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है, ये बात याद रखिएगा।
जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजातियों के लोगों ने अपने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो ये बात आता है कि ये जो कौन से ऐसी जाति थी जिससे अंग्रेजों के सबसे पहले मुठभेड़ हुआ था, तो खासी जयंती थी, मेघालय की खासी जयंती, जो अपने एक शासक तीरथ सिंह को आगे करके एक विद्रोह करते हैं। के.एम. पनिक्कर का कहना था कि 1765 से लेके 1772 तक, यानी द्वैध शासन जब तक रहा, बंगाल में डाकुओं की तरह राज्य स्थापित करके रखे थे कंपनी ने। जो कंपनी थी वो लूट रही थी बंगाल को। तो ये हमारी पूरी की पूरी बंगाल की घटना है। इस बंगाल की घटना में कौन कौन चीज़ सामने देखने को मिला, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसी बंगाल सामने आएगा तो कुछ बातें आएंगी, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक आएंगे मुर्शिद कुली खां, एक आएंगे अलीवर्दी खां, और एक आएगा सिराजुद्दौला, एक आएगा हमारा रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के तरफ से, एक आएगा हेक्टर मुनरो। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला रहेगा और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहेगा। 2 युद्ध होगा, एक होगा प्लासी का युद्ध और एक होगा बक्सर का युद्ध। लेकिन एक छोटा सा मनिहारी का युद्ध हो जाता है शौकत जंग और हमारे शौकत जंग पूर्णिया के शासक और सिराजुद्दौला के बीच में, और एक ब्लैक होल की घटना सामने आएगी। ये सारे सिनेरियो में अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई तो इस पे हम नेक्स्ट क्लास में MCQ कर लेंगे, जो भी इससे रिलेटेड MCQs बनते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। एटलीस्ट आप हमें कमेंट करके ये बताया करो कि ये चल रहा है सही है कि नहीं। अगर है तो कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल इसके MCQ के साथ, ठीक है? तब तक पढ़ाई जारी रखो, फिर से इसे री करके देखो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय।